हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स इन 2D। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में काइनेमैटिक्स 1D पढ़ा था। आज हम देखेंगे अपना रिवीजन और क्रैश कोर्स में अगला वर्जन काइनेमैटिक्स 2D का। तो काइनेमैटिक्स बहुत बेसिक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए पूरी फिजिक्स को समझने के लिए। तो काइनेमैटिक्स 2D में बच्चों हम पहली टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के बाद में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बाद में रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन के बाद में बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन की खास बात क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो खास बात है वो ये है कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर दो तरीके के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन। पहला है आपका वर्टिकल मोशन जो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है, और दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जब दोनों एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि मैंने कोई बॉल है उसको ऊपर भी फेंका और मैं आगे की तरफ भी जा रहा हूँ, है ना, मैंने बॉल को ऊपर भी फेंका और बॉल आगे भी जा रही है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो दो डायमेंशन में मोशन हो रही होती है। तो बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हो ये असल में वर्टिकल मोशन, यानी कि जो आपने बॉल ऊपर फेंकी, और साथ में हॉरिजॉन्टल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, बॉल ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। तो अब इसका बाइफर्केशन देख लेते हैं। मान लो इनिशियल स्पीड आपकी यू थी जिससे आपने फेंका। तो बच्चों, अगर हम एक एंगल ले लें थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो इस यू के दो कंपोनेंट कर सकते हो। एक तो हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा, जिसे हम यू एक्स बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ यू। एक हो जाएगा यू साइन थीटा, जो आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो यानी कि दो दो यहाँ पर स्पीड है, एक हॉरिजॉन्टल वाली, एक आपकी वर्टिकल वाली। एक है यू कॉस थीटा तो एक है यू साइन थीटा। अब बच्चों, जी हमेशा नीचे की तरफ लगा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या है, और कभी भी आपको स्पीड निकालनी है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी की, तो आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मान लो मैंने डायरेक्शन निकाली तो आपकी इस तरीके से आएगी। तो इसके भी कंपोनेंट आप कर सकते हो इस तरीके से, यू एक्स और यू वाई। ठीक है, यहाँ पर निकालना चाहो तो इस तरीके से आपका टेंजेंट आएगा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा यू एक्स यू वाई। तो एक खास बात क्या है कि जो हमेशा एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लगा है, और एक्सेलरेशन केवल और केवल वर्टिकल मोशन में है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है बच्चों वो कांस्टेंट स्पीड से होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, एंड बोथ मोशन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और दोनों ही मोशन आपके एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात का ख्याल रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू कॉस थीटा होती है, जो यू एक्स के बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू कॉस थीटा है, और फोर्स आपका जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो हॉरिजॉन्टल में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपका जो इनिशियल स्पीड है वो यू कॉस थीटा होगी, और फोर्स आपका जीरो है, और आपकी एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। सो इन कंप्लीट मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरे मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बच्चों यू एक्स इंटू टी के बराबर। ठीक है, और यू एक्स होता है यू कॉस थीटा इंटू टाइम के बराबर। ठीक है, तो क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के दौरान क्या हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल कांस्टेंट स्पीड है, तो इसीलिए जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टाइम। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही है, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, और वो कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों आपकी यू साइन थीटा है, हमने कंपोनेंट करा ही था। In vertical direction, constant acceleration act vertical downward, so all parameter calculate by equation of motion। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर आप देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लगा है, ठीक है, या फिर अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होती हैं। आई होप आप इस बात का ख्याल रखोगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसका अगर एनालिसिस देखें तो मान लो ये हमारी यू स्पीड है, इधर यू कॉस थीटा है, इधर यू साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मान लो इसके कंपोनेंट करके देखे तो इस तरीके से कर सकते हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप कंपोनेंट करते हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत खूबसूरती से आपको दिख रहा होगा।
नीचे की तरफ तो आपका एक्सेलरेशन g लगा है, इधर की तरफ आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड है जो आपकी u cos थीटा के बराबर रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्पीड आपकी चेंज होगी नहीं, वो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ स्पीड चेंज आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड आपकी 0 हो जाती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ही वही जहां पर आपका पार्टिकल रुक जाएगा, और क्योंकि ऊपर एक ही स्पीड से जा रहा है, वर्टिकल स्पीड से, ऊपर जा किससे रहा था, केवल वर्टिकल की वजह से, तो वर्टिकल 0 हो जाएगी, तब वो रुक जाएगा, फिर लौट के आएगा और फिर आपकी बढ़ती जाएगी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट पर जब वो ग्राउंड को फिर से हिट कर जाएगा तो हम कंपोनेंट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, तो इसका u cos थीटा तो सेम रहेगा, इधर आपका ये v sin थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ खास बात जो मैंने अभी बोल के बताई उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन जीरो है, और वो कितनी है, u cos थीटा है, क्योंकि वो हमेशा सेम रहती है। Only at topmost point velocity and acceleration are perpendicular to each other। केवल टॉपमोस्ट पॉइंट ही ऐसा है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एट टॉपमोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ बॉडी बिकम मिनिमम, क्यों, क्योंकि आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो खत्म हो गई, केवल हॉरिजॉन्टल बचती है। तो बच्चों अगर आप कहीं भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो आप वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप कर सकते हो। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, ये मैंने आपको बता ही दिया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, स्पीड एट टॉप मोस्ट जो आपकी u cos थीटा है वो मिनिमम हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, क्यों मिनिमम हो जाती है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है। अब आगे बढ़ते हैं। इन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन, फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बच्चों एक्सेलरेशन, फोर्स, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये सब अभी आपको ध्यान रखना है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या क्या कांस्टेंट नहीं रहता, तो उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी, स्पीड, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपको याद है वर्टिकल वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। तो आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हर सेकंड में स्पीड कम होती है और अगले सेकंड में स्पीड बढ़ती है, तो कांस्टेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब स्पीड, क्योंकि बच्चों स्पीड आपकी हर पॉइंट पर अलग अलग आ रही है, तो वो भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। मोमेंटम क्योंकि वेलोसिटी से जुड़ा है, तो वो भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, मास इनटू वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड है, तो ये हो ही नहीं सकती। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे सेम रह सकती है, क्योंकि हर पॉइंट पर हाइट अलग है। ठीक है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम मैक्सिमम। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि आपका वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका है। ठीक है, तभी तो रुकेगा। और आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल तो 0 हो गई, तो केवल हॉरिजॉन्टल है, और जो कितनी है, u cos थीटा है। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट पर सेम रहती है और वो u cos थीटा रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। आपको याद है मोशन अंडर ग्रेविटी में हर सेकंड में आपका 10 से कम होती थी स्पीड, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें समझ लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल है, उसका मास m है और उसको आपने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद स्पीड u। तो आपको बताना है चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में दो केस हैं, पहला व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक विद द ग्राउंड एंड व्हेन पार्टिकल रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो आपको क्वेश्चन क्या कहता है, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, वो प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से थीटा एंगल पे, तो आपको चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बताना है। ये सारे क्वेश्चन आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला, जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब प्रोजेक्टाइल आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा, जब पार्टिकल रीच एट दी मैक्सिमम हाइट, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो इन दो केसेस में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर ये हमारा एक डायग्राम है,
तो यहाँ पर आपका ये इनिशियल स्पीड थी, कंपोनेंट आपने कर दी है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप जानते हो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, वर्टिकल 0 होती है। और नीचे वाले पॉइंट पर आपका ये u cos थीटा हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा, या फिर आप v sin थीटा भी कह सकते हो। तो बच्चों आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर आप गौर से देखें तो इसके कंपोनेंट 2 हैं, तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप है। तो ये आपकी इनिशियल हो गई, ठीक है। तो v इनिशियल आपका मैग्नीट्यूड वाइज u के बराबर है, क्योंकि बच्चों इनका ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो u ही है ना। अच्छा, अब हम बात करें v फाइनल की, तो v फाइनल आपका u cos थीटा आई कैप है, यानी कि अगर आप देखें ये तो आई कैप में एज इट इज है, लेकिन आपकी वर्टिकल वेलोसिटी इन्वर्स हो गई है, तो u sin थीटा जे कैप हो गया माइनस का। लेकिन फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी आपकी u के बराबर है, क्योंकि मैंने सेम स्पीड से मान लिया है, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों पहला पूछा था चेंज इन स्पीड, क्योंकि स्पीड आपकी पहले भी u थी, बाद में भी u, तो 0 आ गया। चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल में से जब v इनिशियल घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 2u sin थीटा जे कैप आएगा, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका u cos थीटा में से ये तो कट ही जाएगा, तो ये u sin थीटा और ये माइनस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका माइनस का 2u sin थीटा जे कैप आएगा। और चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा p मास इंटू डेल्टा v के बराबर आएगा, यानी कि 2mu sin थीटा जे कैप, ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर 0 के बराबर आएगा। तो आपने देखा किस तरीके से हम यहाँ पर इन चीज़ों को करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, या फिर सारे क्वेश्चन ही दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने चारों क्वेश्चन आपके वर्टिकल पे जब वो आ गया वापस, मतलब जब अपने वापस पॉइंट पर आ गया तब निकाला, तो हम मैक्सिमम हाइट पर भी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो चेंज इन स्पीड क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम हाइट पर केवल कौन सी स्पीड बचती है आपकी, केवल हॉरिजॉन्टल बचती है, वो u cos थीटा बचेगी। तो बच्चों आपकी जो फाइनल स्पीड है वो u cos थीटा है, शुरू में तो u थी, तो आपने u cos थीटा में से u घटाया, तो आपका ये आ गया चेंज इन स्पीड। चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v फाइनल कितनी है, v फाइनल केवल हॉरिजॉन्टल वाली है जो u cos थीटा आई कैप है, और v इनिशियल कितनी है, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। तो यहाँ पर जब आप चेंज निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल जब इसमें से घटाओगे तो माइनस का u sin थीटा जे कैप आएगा, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से इनिशियल घटा दो, तो हाफ m v फाइनल, मतलब आपका फाइनल स्पीड ये थी, क्योंकि वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी हॉरिजॉन्टल ही रहती है, वर्टिकल 0 हो जाती है, तो केवल u cos थीटा ही तो बचेगा, तो हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर, तो हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर आपने कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि हम दोनों पॉइंट पर इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज क्या था। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज था आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करना। तो अब जहाँ तक है आपके दिमाग में प्रोजेक्टाइल का हर तरीके से जो एंगल है जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सेट हो गया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन के थ्रू भी बताया और नॉर्मली भी बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं फॉर्मूले सेक्शन पे। तो बच्चों अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो ये देखो, ये जो स्मॉल टी है ये केवल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम है, u sin थीटा अपॉन जी, ये केवल हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है, तो टोटल टाइम इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2u बाई अपॉन जी, यानी कि 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये बच्चों u बाई क्या है, ये आपका वर्टिकल मोशन के लिए हो गया है ना, y कंपोनेंट हो गया, तो 2u बाई अपॉन जी यानी कि 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड आपका u बाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो u बाई पे डिपेंड कर गया। u बाई का मतलब क्या है, u बाई का मतलब है आपका वर्टिकल वेलोसिटी, है ना, जो आपकी u sin थीटा है, ओके। तो टाइम पीरियड आपका किसकी वजह से फर्क पड़ रहा है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाली मोशन है उसकी वजह से, यानी कि वर्टिकल मोशन से। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जो क्या होता है u बाई का स्क्वायर अपॉन 2g। ये भी आपका किसकी वजह से है, वर्टिकल मोशन की वजह से, क्योंकि हाइट तो हॉरिजॉन्टल तो तय नहीं कर रहा, ये वर्टिकल की वजह से है, तो ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एच मैक्स आपका u बाई के स्क्वायर पे डिपेंड कर गया। रेंज होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप मान लो ये प्रोजेक्टाइल है आपका,
तो इनिशियल पॉइंट से जब आप टकराए फाइनल पॉइंट तक, तो ये आपकी रेंज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ux इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। ux क्या है बच्चों, देखो रेंज आ किस वजह से रही है, अगर आप देखें, अगर ये हमारा u है तो ये हमारा ux हो गया और ये हमारा uy हो गया। तो अगर आप देखें रेंज किस वजह से आ रही है, इस ux के कंपोनेंट की वजह से आ रही है, तो ये u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड हो गया। और बच्चों रेंज का दूसरा फॉर्मूला भी होता है ux इंटू 2uy अपॉन जी, है ना। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड आपका 2uy अपॉन जी भी तो था, है ना, याद करो। तो ये आपको याद रखना है 2ux uy अपॉन जी। तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रखा है। रेंज आपका नॉर्मली सारे फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रेंज आपको याद भी होनी चाहिए तीनों वर्जन में। पहला वर्जन ये, दूसरा वर्जन ये, और तीसरा वर्जन भी होता है जिसको सॉल्व करने पर आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, विद वेलोसिटी इतना। एक पार्टिकल है जिसको आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया 3i कैप प्लस 4j कैप वेलोसिटी के साथ में। तो यहाँ पर आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है, रेंज पूछा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा है। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपको दिया गया है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 3i कैप प्लस 4j कैप है। तो इसका यूज करके आपको इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कर सकते हो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। याद करो 2u अपॉन जी था, तो ux मतलब जो आपका i के साथ में कंपोनेंट है, और uy मतलब जो आपका j कैप के साथ में है, ठीक है। तो आप यहाँ से आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, आपका 3i कैप प्लस 4j कैप में जो ux है वो 3 है और जो uy है वो 4 है। तो टोटल जब इनका मैं क्या निकालूंगा, जब इनको सॉल्व करूंगा तो कैसे करते हैं, आपको पता है 2 वेक्टर, मतलब वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कर दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्या होता है 2uy अपॉन जी, तो uy हमारा 4 है, तो 2 इंटू 4 अपॉन 10 यानी कि 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगला है मैक्सिमम हाइट, जो क्या होता है uy स्क्वायर अपॉन 2g, तो uy कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2g यानी कि 0.8 मीटर। अगला है रेंज 2ux uy अपॉन जी, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 10 यानी कि 2.4 मीटर। अगला है tan थीटा, तो tan थीटा कैसे निकालोगे बच्चों, आप याद करो, तो यहां पर ये u था और ये थीटा था, इधर हमारा ux था और ये हमारा uy था। तो tan थीटा क्या होगा uy अपॉन ux, है ना, तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। तो बच्चों आपका ये आ जाएगा आपका 4/3, है ना, 4/3, क्योंकि uy आपका 4 है और ux आपका 3 है, तो 4/3 यानी कि 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अगला तो आपका यहाँ से 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल हो गया। अच्छा अगला है एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर आप जानते हो वर्टिकल स्पीड आपकी 0 है, केवल हॉरिजॉन्टल बचेगी जो 3 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप बच्चों कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे, आपको आसानी से चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ पर्टिकुलर मोशन, ठीक है, इन अ पार्टिकल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन कह लो, ठीक है। रेंज आपकी गिवन है 5t स्क्वायर, तो यहाँ पर t है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है अगर आपको रेंज 5t स्क्वायर गिवन है। तो बच्चों कैसे निकालोगे, देखो रेंज होता है 5t स्क्वायर, तो रेंज का फॉर्मूला है ux इंटू टाइम पीरियड इक्वल टू 5t स्क्वायर, t से t कट गया, तो ux की वैल्यू क्या है u cos थीटा, टाइम पीरियड क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, u से u कट जाएगा तो tan थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, है ना आसान। आपने सिर्फ पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर किया है, ठीक है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं किया है। चलो अगला क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल है बच्चों A B C, इनको आपने प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आपने डायग्राम के हिसाब से क्या किया है, तीनों पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, A को B को और C को। तो कहता है फाइंड, तो आपको बताना है फॉर विच पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम, इनमें से कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा टाइम लेगा ग्राउंड पर आने में, ठीक है।
विच पार्टिकल है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम है। अगला, विच पार्टिकल प्रोजेक्ट विद मैक्सिमम स्पीड, इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी प्रोजेक्शन स्पीड मैक्सिमम है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं इस डायग्राम को देखकर। तो यहाँ पर आप देखो इनकी मैक्सिमम हाइट सेम है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट सेम है तो आपको बहुत सारे जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या तरीका है, मैक्सिमम हाइट सेम है तो एच मैक्स सेम है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, क्यों बच्चों, क्योंकि एच मैक्स क्या होता था आपको याद हो तो u/2 था, मतलब अगर एच मैक्स सेम है तो वर्टिकल वेलोसिटी सेम रही होगी, तभी तो वो सेम हाइट तक पहुंचे हैं, है ना। चलो तो अच्छा, टाइम पीरियड आपका 2u/g होता है, तो टाइम पीरियड u/y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों अगर u/y सबका सेम है तो टाइम पीरियड भी सबका सेम होगा, मतलब तीनों पार्टिकल जब स्ट्राइक करेंगे तो तीनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है। अगला क्वेश्चन आपसे रेंज के बारे में पूछा, मतलब स्पीड के बारे में पूछा है। तो रेंज आपका ux इंटू टी होता है, आप जानते हो ना रेंज क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड इंटू टाइम पीरियड। तो बच्चों क्योंकि टाइम पीरियड सेम है तो आपका जो रेंज है वो ux पे डिपेंड कर गया, यानी कि जिसकी रेंज ज़्यादा उसका ux ज़्यादा। तो किसकी रेंज ज़्यादा है, क्वाइट क्लियर है बच्चों, जो पार्टिकल ज़्यादा दूर तक आया है उसकी रेंज ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल C। तो आपका C, B और A का रेशियो आ गया। अब प्रोजेक्टेड स्पीड क्या होती है, √ux² प्लस uy², क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो uy सबका सेम है तो ये ux पे डिपेंड कर गया, तो जिसका ux ज़्यादा उसकी प्रोजेक्टेड स्पीड ओवरऑल भी ज़्यादा, uc, ub और ua, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम चुटकियों में निपटा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखेंगे, तो है स्पेशल पॉइंट्स, ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, u आपका सेम होता है। बच्चों मान लो मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर रेंज आपको मैक्सिमम चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, तो रेंज होती है u² sin 2θ/g। तो अगर आप गौर से देखें u हमने सेम कर दिया तो रेंज आपका sin θ पे डिपेंड करता है, यानी कि थीटा की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए जहां पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू साइन थीटा में 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2θ आपका मैक्सिमम होना चाहिए, जो 1 के केस में होता है, मतलब जब साइन 90 होता है तो जो 1 होता है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो बच्चों साइन 2θ 1 होना चाहिए तो 2θ 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा आपका 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपका 45 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, आर मैक्स आपका u²g साइन 2θ के हिसाब से 2 × 45 डिग्री जब रखोगे तो ये u²g के बराबर आ जाता है। तो बेसिक सी बात है, कुछ भी स्पेशल नहीं था, बस ध्यान रखना है कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, ठीक है। एच मैक्स व्हेन रेंज ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी जब रेंज मैक्सिमम है तो, ठीक है। देखो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, तो हाइट में अगर पुट करोगे को तो थीटा की जगह 45 रखोगे। अब साइन 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा u²/4g। तो बच्चों ये जो u²g था वो आर मैक्स का फॉर्मूला था, तो हमें क्या मिला कि जो एच मैक्स होता है वो आर मैक्स/4 के बराबर है, ठीक है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। और हमें क्या समझ आया, जब पार्टिकल को थ्रो किया तो ये 45 डिग्री पर होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए, तभी हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैक्सिमम हाइट भी आपकी कहाँ पर मिलती है, मैक्सिमम हाइट r_4 पर मिलती है। तो बच्चों अगर मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, कोऑर्डिनेट x, y होंगे। तो x पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइट पर ये ऑलरेडी आधी रेंज कवर कर चुका है, तो r_2 आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इसकी हाइट है ना। तो और हाइट कितनी होती है, r_4 होती है। तो r_2, r_4, यानी कि अगर आपको रेंज पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सारी चीज़ों को, ठीक है। चलो तो आप आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ कठिन तो था नहीं, ठीक है। When range of particle is n टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ठीक है। बच्चों देखो जो आपका रेंज है वो n टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट है, तो रेंज आपका u² sin 2θ है ना, स्क्वायर नहीं है वो sin 2θ कर लेना,
मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो बच्चों साइन 2 थीटा को जब आप ओपन करोगे तो डबल एंगल फॉर्मूला है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला कर दोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था हमने। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये n इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है। तो बच्चों इधर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, साइन थीटा से साइन स्क्वायर कट गया, तो 2 cos थीटा n/2 साइन थीटा 2 के बराबर, मतलब साइन थीटा के बराबर आया, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो tan थीटा है वो 4/n के बराबर आ गया, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो tan इनवर्स 4/n है। तो बच्चों आपको ये वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए, tan थीटा 4/n होता है, जहाँ पर n है कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितने गुना है रेंज से, ठीक है। तो n आपका वो मल्टीपल फैक्टर है। तो आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। तो बच्चों मान लो अगर रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर है तो n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो आप 4/1 कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू 4 आएगी। तो थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 4, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में तो ये 76 डिग्री निकल के आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं इस बात को। चलो अब हमने जो भी पढ़ा उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला है, एक पार्टिकल है उसको आपने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u such that it range become 2 time of maximum height, find range and time of flight of particle, ठीक है। तो क्या कहता है, एक पार्टिकल है आपने ग्राउंड में प्रोजेक्ट किया और वेलोसिटी u थी, तो उसकी जो रेंज है वो 2 गुनी हो जाती है मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। देखो मतलब क्या हुआ, आपको मैंने अभी भी बताया था रेंज 2 गुनी है मैक्सिमम हाइट का, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो tan थीटा 4/n से 4/2 करके 2 आ गया, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2 आ गई, ठीक है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। अब जो रेंज है वो होती क्या है, जो रेंज है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है, और साइन 2 थीटा को जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखें तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा, अगर आप देखें बच्चों तो आपका tan थीटा 2 के बराबर है। अगर tan थीटा 2 के बराबर है तो अगर आपको पता हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि अगर आप देखें तो 2/1 ही तो हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आपका ये आ गया √5 के बराबर, ठीक है। मतलब देखो आप समझने की कोशिश करो कितनी सरल चीज़ है। देखो हमारा जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये हमें 2/1 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर 1 है, बेस आपका 1 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर 2 मतलब 4, यानी कि √5 आ गया, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता चल गई तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा 2/√5 हो जाएगा, कॉस थीटा 1/√5। क्यों, क्योंकि बच्चों साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनस √5 है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका 1 है, हाइपोटेनस √5 है, तो सॉल्व करेंगे तो 4u² 5g निकल के आता है। अब रेंज आ गई तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी होगा, तो 2u/g अलग लिख दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5 है, तो ये 4u/5g आ गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्या लिखा है, जब दो पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, विद द सेम स्पीड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन देयर रेंज आर इक्वल बट टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट आर डिफरेंट। तो ये बोला जा रहा है कि जब आप दो पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका एडिशन, जिनका समेशन 90 डिग्री होता है। अगर एक 30 है तो अगला 60, अगर एक 45 है तो अगला भी 45, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जब दो पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड से सेम स्पीड के साथ में एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनकी जो रेंज है वो इक्वल होती है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट आपकी अलग अलग होती है। तो फॉर सेम रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब आप दो पार्टिकल को थ्रो करते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, सपोज एग्जांपल के लिए पहला पार्टिकल 30 पे थ्रो किया, तो अगला पार्टिकल आपने 60 पे थ्रो किया, है ना।
तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर हो गए, है ना। लेकिन फर्क बात क्या है कि सेम स्पीड से करने चाहिए, ठीक है। तो आप जब सेम स्पीड से दो पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे थ्रो करते हैं तो उनकी रेंज सेम निकल के आती है, ठीक है। अब एक को आपने π/6 से किया तो अगला π/3 से, भाई पाई की वैल्यू 180 होती है तो ये 30 डिग्री का ही तो हो गया। एक 45 माइनस अल्फा से किया तो दूसरा 45 प्लस अल्फा से कर दिया, ठीक है। तो आपकी रेंज इन केसेस में सेम आएगी, है ना। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब दो पार्टिकल आपके प्रोजेक्ट किए जाते हैं ग्राउंड से विद द सेम स्पीड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने होते हैं जो आपके बहुत काम के हैं, ठीक है। डायरेक्टली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो आपने दो पार्टिकल को थ्रो किया, एक पार्टिकल आपने थीटा एंगल पे और दूसरा पे 90 माइनस थीटा पे कर दिया, है ना। तो बच्चों दोनों का टाइम का मल्टीप्लिकेशन 2r/g के बराबर आता है। जब आप करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 2r/g के बराबर। तो T1 इंटू T2 आपका r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा, दोनों के हाइट का जो समेशन है वो u²/2g के बराबर आता है और जो रेंज है वो 4√h1h2 के बराबर आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप इस बात का ख्याल रखोगे, ओके। क्वेश्चन है, दो पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से विद द सेम स्पीड, ठीक है, एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल इज 50 मीटर, तो बताओ हाइट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल क्या होगी, ठीक है। दो पार्टिकल को आपने थ्रो किया है, स्पीड सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो रेंज सेम होगी और आपको डिफरेंस इन हाइट दे रखा है जो 50 मीटर है। तो बच्चों h2 माइनस h1 आपका 50 मीटर दे रखा है ना। और अभी भी हमने देखा था कि h1 प्लस h2 की जो वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस में वो u²/2g के बराबर होती है। तो u की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2g यानी कि 20, तो ये 80 आ गया। तो अगर h1 प्लस h2 की वैल्यू 80 है तो आप यहाँ पर h2 को रिप्लेस कर सकते हो 50 प्लस h1 से, तो 2h1 30 यानी कि h1 की वैल्यू 15 मीटर, ठीक है। तो आपको मिल गया, तो h2 की वैल्यू 65 मीटर। जब आप h1 की वैल्यू इसमें रख दोगे तो h2 50 प्लस h1 ही तो है, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें और अच्छे टीचर से पढ़ें तो आपके सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं, ठीक है, कुछ भी बचता नहीं है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखते हैं। दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप ये मान लो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमें किसी पॉइंट पर अगर ये जानना है कि एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस प्रोजेक्टाइल के, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी हेल्प करती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई का रिलेशन है बच्चों, ठीक है। तो आपने वही सब किया, आपने यू से थ्रो किया थीटा एंगल पे, ठीक है। तो आपने कोई एक पॉइंट चुन लिया, ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है, मैंने कोई रैंडम पॉइंट चुन लिया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो ये तो पता है ना आपको एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये एक्स में कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हाइट कितनी है अभी इसकी, है ना। तो बच्चों आपका जो रिलेशन होता है, जो मेन रिलेशन है वो ये है, y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन u² cos² थीटा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की इक्वेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, है ना, हर एग्जाम्स में आए हैं, नीट में, जेई में, अलग अलग पुराने जो एग्जाम होते थे सब में आया है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y = x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r के बराबर आती है। थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और r होती है रेंज, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना जरूरी है। y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन u² cos² थीटा और x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको गिवन है y = √3x माइनस 5x²। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज बतानी है। तो बच्चों y की वैल्यू आपको गिवन है, तो y और x के बीच में रिलेशन है। अब इसको कंपेयर करो आप। अब ये सोचो कि किससे कंपेयर करें, मैंने तो दो पढ़ाई हैं। तो देखो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो अगर केवल x, r या थीटा की बात करी जा रही है तो आप इसको यूज करो। लेकिन अगर आपका u cos² थीटा वगैरह की बात करी जा रही है तो, और फिर इक्वेशन पे भी डिपेंड करता है वो किस पैटर्न में है, ठीक है। जैसे इसको देख के क्या लगता है, इसको देख के हमें लगता है कि हम इसको सिंप्लीफाई अपनी जो पहली इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें बच्चों तो √3x को कॉमन निकालोगे तो इधर 1 बचा और ये 5x² अपॉन √3x हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि ये आपका √3x 1 माइनस 5x अपॉन √3 आएगा, x से x कट गया।
तो √3x 1 माइनस, अब देखो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y = x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r थी। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो x tan थीटा कंपेयर हो रहा है √3x से, क्योंकि x की जगह x और tan थीटा √3 के बराबर है, ठीक है। तो tan थीटा √3, तो थीटा 60 के बराबर है। अब 1 माइनस x अपॉन r, यानी कि x ऊपर रहेगा, बाकी जो वैल्यू है वो केवल r की है। तो बच्चों आप x को ऊपर छोड़ दो, अगर आप r की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो क्या है, √3 अपॉन 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 √3 के अपॉन में रहा होगा तभी तो ऊपर चला गया होगा। तो r की वैल्यू आपकी √3 अपॉन 5 है, 15 नहीं है 5 है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप देख सकते हो कि कैसे हम कंपेयर करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, मान लो तो यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्टाइल दिया है, ठीक है। ये आपका x में 6 मीटर चला है और ये 18 मीटर फर्दर आगे चला है। तो आपको x, y है, तो हाइट ऑफ टावर बताओ, मतलब एक तरीके से आप मतलब टावर कह लो या जिस पॉइंट पर वो रखा है वो बता दो, ठीक है। तो देखो कितना आसान हो गया, आपको सीधे सीधे y = x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r लगाना है। तो आपकी y कोऑर्डिनेट आपको निकालना ही है, ठीक है। x आपका 6 दे रखा है, tan थीटा, देखो आपको tan थीटा नहीं गिवन है तो आप निकाल, मतलब मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, हो सकता है रह गया हो, ठीक है। तो आपका tan थीटा हो गया। रेंज आपकी कितनी है, 6 + 18 बच्चों, टोटल रेंज गिनी जाएगी, तो ये हो गया 24 मीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, 6/24 किया, तो tan 30 हो गया 1/√3, 3/4, तो ये 3√3/2 मीटर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया, बहुत आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर था। अगला है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल आपकी ये गिवन है, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्टेड एंड रेंज बतानी है, तो आपको इसको रीड करके एंगल ऑफ प्रोजेक्टेड एंड रेंज बतानी है। अब ये आपको आई कैप और जे कैप में दे रखी है। तो बच्चों आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो 60 दे रखा है, अगर आप देखें तो पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया और वाई कोऑर्डिनेट जे कैप वाला हो गया, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है। तो ये 60 दे रखा है। अब आपको पता है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या होता है, अगर आप गौर से देखें तो पोजीशन है, मतलब आप अगर गौर से देखें तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम अगर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में जो x कोऑर्डिनेट है, जो आई के वाला कोऑर्डिनेट है, वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वहां पर स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यहां पर आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पोजीशन स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगी, तो ux इनटू टाइम के बराबर हो गई, टाइम से टाइम कट गया, तो ux की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। लेकिन y कोऑर्डिनेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो u/t माइनस हाफ AT²। तो बच्चों इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 8t माइनस 5t²। तो बच्चों आपने 8t माइनस 5t² किया हाफ AT² के बराबर, मतलब ये इक्वेशन को कंपेयर किया, ठीक है, ut माइनस हाफ AT² को। तो जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो t के साथ में वो 8 है, मतलब t के साथ में uy होना चाहिए, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया uy। अच्छा, जो t² के साथ में है वो आपका 5 है, यानी कि a/2 की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, uy पता चल गया, ux पता चल गया, तो tan थीटा तो निकाल ही सकते हो। tan थीटा क्या होता है, uy अपॉन ux होता है, तो 8/6 किया तो ये 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल आ गया। दूसरा क्वेश्चन है रेंज, तो 2ux uy अपॉन g, तो 2 × 8 × 6 अपॉन 10, यानी कि 9.6 मीटर आपका यहाँ से रेंज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आप ये मान लो कि यहाँ पर मान लो आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है कि आप ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो करने की जगह एक हाइट से थ्रो कर रहे हो, यानी कि ये आधा प्रोजेक्टाइल है, मतलब मैक्सिमम हाइट से थ्रो कर रहे हो, आप ये मान लो। तो याद करो मैक्सिमम हाइट पर आपकी कौन सी वेलोसिटी थी, केवल आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वर्टिकल नहीं थी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आप हमेशा अज्यूम करो कि आप आधे प्रोजेक्टाइल पर पहुंच चुके हो, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके हो, वहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपकी जो टोटल स्पीड केवल ux थी, तो यहां पर भी वही रहेगी, ठीक है। वर्टिकल में वेलोसिटी 0 होती है। तो आपने यहां थ्रो किया, मान लो ये टावर की हाइट h थी, आपने इस तरीके से बॉल को थ्रो किया, तो किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके स्पीड देख सकते हो, है ना। तो ये u और vy हो जाएगा,
तो वही वाली सारी बातें हैं, ये रेंज हो जाएगी, जहाँ से आपने फेंका और जहाँ तक आई तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। चीज़ें वही हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि आप जानते हो हॉरिजॉन्टल, याद करो हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड होती थी, जबकि वर्टिकल में आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था, इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे। तो बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में आपका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि याद करो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी और एक्सेलरेशन आपका g के बराबर था, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता था एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ तो आपको याद ही है, अभी भी देखी थी हमने, ठीक है। अब फॉर्मूले देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टाइम ऑफ टेकन टू स्ट्राइक ग्राउंड। तो बच्चों आपका ग्राउंड किस वेलोसिटी की वजह से आ रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, यानी कि u बाई की वजह से। तो एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दोगे तो ये आपकी हाइट है जो आपको अचीव करनी है, मतलब जो आपके नीचे आएगा, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी 0 थी, तो ये आपका 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो टी की वैल्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी आती है, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन स्ट्राइक विद ग्राउंड। तो देखो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक हो जाएगी बॉडी तो क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे तो कोई छेड़खानी होती नहीं है, क्योंकि वहां ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना कोई डी एक्सेलरेशन है, तो आपकी सेम रहती है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से चलती है, तो b बाई स्क्वायर आपका u बाई स्क्वायर प्लस 2gh के बराबर आ गया। अब क्योंकि इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी वर्टिकल में, तो v बाई आपका अंडर रूट 2gh के बराबर आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपका फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड पर थ्रो होने पर वो अंडर रूट 2gh है, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियरली समझ आ रही होगी। अगर टाइम टेकन टू रीच एट ग्राउंड इज t है तो आपका v बाई जी टी के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब यार v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो यहाँ पर क्योंकि u तो 0 है वर्टिकल का, तो v बाई क्या होगा, जी टी हो जाएगा। वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड, देखो अगर आप डायरेक्शन वाले फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप कर दोगे। वी एक्स की वैल्यू आपकी u है और वी बाई की वैल्यू अंडर रूट 2gh है, ये तो हाइट के फॉर्म में है, और टाइम के फॉर्म में gt है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा आपको, दोनों ही फॉर्म में हो सकती है। देखो मैंने टाइम के फॉर्म में भी बता दिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, कोई रुकावट तो है नहीं, पहली भी लगा सकते हो तीसरी भी लगा सकते हो, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। हाइट के फॉर्म में है तो उसमें निकाल लो, और अगर टाइम के फॉर्म में है तो gt यूज कर लो, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो तो अब स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा, या फिर 2gh की जगह पर आप gt यूज करोगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टावर, तो u इंटू टी कर दो, तो u इंटू अंडर रूट 2g अपॉन जी, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है अंडर रूट 2h अपॉन जी। एंगल ऑफ साइट फ्रॉम वर्टिकल, ये क्या चीज है, देखो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहां पर एक थीटा बन रहा है, तो एंगल ऑफ साइट है। अगर मैंने यहां से बॉल फेंकी तो मैं झुक के जो देख रहा हूं, तो मेरे को जो सीधा ग्राउंड के साथ में जो एंगल बन रहा है मेरे आई का, दैट इज एंगल ऑफ साइट, ठीक है, तो वो थीटा है। और ये क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आर आपका परपेंडिकुलर है, बेस आपका एच है, तो आर अपॉन एच हो गया। तो ये आपका r अपॉन एच हो गया। अगर आप देखें तो टेन थीटा यू वाई अपॉन यू एक्स के बराबर भी है, ठीक है, तो ये जी टी अपॉन यू भी हो सकता है। बात देखिए उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। टाइम आफ्टर प्रोजेक्शन व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन, तो कह रहा है कितने टाइम के बाद में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो 60 डिग्री एंगल बनाएगी इनिशियल डायरेक्शन के कंपैरिजन में, मतलब हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगर आप देखें तो आपने यहाँ से बॉल फेंकी, मान लो यहाँ पर आकर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ में, भाई इनिशियल डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या थी, केवल हॉरिजॉन्टली तो थी, वर्टिकल में तो स्पीड 0 थी, तो बच्चों आपका 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है मान लो, तो आपकी ये वेलोसिटी हो गई इधर u, और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी gt के बराबर हो गई, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से चलती है। तो बच्चों आपको ये टाइम पीरियड की बात बतानी है। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें
तो जो tan अल्फा होगा वो Vy अपॉन Vx के बराबर होगा, ये अपॉन ये, ठीक है। तो Gt अपॉन u के बराबर हो जाएगा। तो ये tan 60 है और g आपकी 10 है, टाइम आपको निकालना है, u की वैल्यू 40 दे रखी है, तो t आपका बच्चों 4√3 सेकेंड आ गया। तो कितनी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो अगर आपको सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एरोप्लेन फ्लाइंग 1960 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है 1960 मीटर हाइट पर फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से एरोप्लेन 1960 मीटर हाइट पर उड़ता है विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर है। रिलीज्ड अ बॉम्ब टू हिट द टारगेट ऑन ग्राउंड, और ये एक बॉम्ब रिलीज करता है टारगेट को हिट करने के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉम्ब क्या होगा, हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर द टारगेट बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड, एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ साइट फ्रॉम वर्टिकल व्हेन बॉम्ब इज रिलीज्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको, तीनों क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। तो देखो सारी बातें हम वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h अपॉन जी। तो हाइट आपकी 1960 दे रखी है, जी की वैल्यू 9.8 यूज कर लेंगे, क्योंकि बच्चों 196 9.8 से 2 गुना होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे कट जाएगा वो, इसलिए कर रहा, तो ये 20 सेकेंड आ गया। रेंज क्या होती है, u इंटू टी होती है। तो बच्चों आपकी इनिशियल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18 से। आपका टाइम पीरियड 20 आ गया, तो सॉल्व करोगे तो 10,000 अपॉन 3, या आप कह सकते हो 10/3 किलोमीटर है। अब tan थीटा क्या होगा, व्हाट इज द एंगल ऑफ साइट। तो बच्चों मैंने आपको कई बार बताया, मान लो ये इस तरीके से हो रहा था, एंगल ऑफ साइट ये वाला थीटा होता है जो मुझे दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखें तो tan थीटा आपका रेंज अपॉन हाइट होता है, ये मैंने बताया था, r अपॉन h के बराबर होता है। आपकी जो रेंज है वो निकल ही चुकी है 10,000 अपॉन 3, और हाइट आपकी दे रखी है 1960, तो ये काटा कूटी करके 1.7 या √3 के बराबर आंसर आएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू √3 आ गई, यानी कि थीटा 60 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अगला टॉपिक है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बच्चों रिलेटिव मोशन में क्या है, रिलेटिव मोशन में पहला जो पॉइंट है वो है कि मान लो दो बॉडीज हैं, आपकी दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। तो चाहे वो इधर चल रही हो चाहे उधर, अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो आपका जो रिलेटिव स्पीड आती है वो आती है डिफरेंस ऑफ स्पीड, है ना, बड़ी में से छोटी घटा दो, ठीक है। अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है बच्चों वो दोनों का सम होती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए रिलेटिव में, सबसे पहली बात तो। अच्छा, अब ये तो स्पीड था, मान लो एक्सेलरेशन आपका 0 है दोनों का, है ना, या फिर दूसरा सीन है कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, ठीक है। मतलब आपका या तो एक्सेलरेशन बराबर है या 0 है, तो इस केस में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो आपका 0 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज डिवाइड बाई टाइम टेकन टू कवर सेपरेशन। क्योंकि बच्चों जब जब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है तब तब इक्वेशन ऑफ मोशन का रोल खत्म हो जाता है, तब तक आप सीधे फॉर्मूले लगा सकते हो। कौन सा वाला, जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का मतलब ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो सेपरेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट ईजिली। चलो बच्चों, तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये दिल्ली है और ये जयपुर है, तो आपकी दो गाड़ी हैं, ठीक है। जो दिल्ली में गाड़ी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, और जो जयपुर वाली है उसकी 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। दोनों के बीच में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है कि रिलेटिव स्पीड वगैरह क्या होगी, ठीक है। फाइंड द टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली व्हेन बोथ बस क्रॉस ईच अदर। तो जब ये दोनों बस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना टाइम हुआ होगा और कितना डिस्टेंस हुआ होगा। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है।
तो बच्चों वी रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वी रिलेटिव क्या है, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, दोनों अपोजिट वेलोसिटी में है। तो बी ए प्लस बी बी आपका 400 अपॉन टी हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस 400 अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा बच्चों, वी ए और वी बी यानी कि 72 प्लस 36, तो आपका टाइम आएगा 400/108 आवर। तो आपने देखा आपका टाइम आ गया, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली क्या होगा, अगर आपको टाइम पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी, तो अगर टाइम पता चल गया तो हम बाकी सब चीज़ें भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली भी निकाल सकते हैं। तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस होगा बच्चों, अगर स्पीड 72 है और टाइम आपका इतना है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 72 इंटू 400/108, तो 800/3 किलोमीटर आपका यहाँ से डिस्टेंस आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लो एक ट्रेन है, वो आपकी मूव करती है और उसकी 200 मीटर की लेंथ है, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ट्रेन है जो आपकी जिसकी लेंथ है 200 मीटर और वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से। एक बर्ड है वो आपकी अपोजिट फ्लाई करती है टू द ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। तो आपको बताना है कि बर्ड को कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। तो बच्चों यहाँ पर ट्रेन चल रही है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और आपकी जो बर्ड है वो अपोजिट चल रही है। तो दोनों की स्पीड भी गिवन है, ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर और आपकी जो ट्रेन है वो 54 की स्पीड से चल रही है और बर्ड आपकी 18 से चल रही है। तो आपको बताना है टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस करने के लिए बर्ड को कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये मान लो हमारी ट्रेन है, ये 200 मीटर की आपकी लेंथ है ट्रेन की, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बर्ड है और ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि ट्रेन तो ईस्ट में चल रही थी। ट्रेन की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड है। देखो 54 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि किस तरीके से आपका वैल्यू आएगी। तो वी रिलेटिव होता है बच्चों रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम। तो रिलेटिव सेपरेशन कितना है, अगर आप देखें तो ये बर्ड है और ये ट्रेन है, तो रिलेटिव सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है, इस बर्ड को 200 मीटर कवर करना है, तो 200 मीटर आपका रिलेटिव सेपरेशन है दोनों के बीच में, और यहाँ पर टाइम तो निकालना ही है कि कितना टाइम लगेगा। वी रिलेटिव क्या होगा, ट्रेन जा रही है ईस्ट में, बर्ड जा रही है वेस्ट में, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 15 + 5 यानी कि टाइम 10 सेकेंड आएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दो कार हैं ए एंड बी, ये आपकी मूव करती हैं स्ट्रेट रोड पर, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन देन कम क्लोज बाई 8 मीटर इन 10 सेकेंड। तो लिखा है दो कार है ए और बी जो आपकी स्ट्रेट रोड पे मूव करती हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो आपकी 8 मीटर क्लोज आ जाती हैं 10 सेकेंड में, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं देन कम क्लोज बाई 20 मीटर इन 1 सेकेंड। तो फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दोनों डायरेक्शन के दे रखा है, अपोजिट में और सेम डायरेक्शन में, टाइम आपको दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मान लो ये दो कार हैं वी ए और वी बी, इनकी स्पीड है। तो वी रिलेटिव क्या होगा, डिस्टेंस रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम। अब वी रिलेटिव क्या है, अगर आप दोनों को सेम डायरेक्शन में जलाते हो तो वी रिलेटिव वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपकी रिलेटिव सेपरेशन घट जाएगी, ठीक है। देन कम क्लोज बाई 8 मीटर, तो ये आपकी 8 मीटर क्लोज 8 मीटर में क्लोज डिस्टेंस कवर करती है 10 सेकंड में। तो बच्चों आपका वी रिलेटिव 8 मीटर है, टोटल 8 मीटर की डिस्टेंस, मतलब दोनों में 8 मीटर की डिस्टेंस है, टाइम है आपका 10 सेकंड। तो यहाँ से आपका वी ए माइनस वी बी 0.8 आ गया। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो आपका वी रिलेटिव डी अपॉन टी के बराबर है। तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपकी बार 20 मीटर है और टाइम आपका 1 सेकेंड है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, तो आप दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो 2VA 20.8 के बराबर आएगा। तो VA 10.4 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो VB की वैल्यू आपकी 9.6 मीटर पर सेकेंड आ गई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था इसके अंदर जो आप नहीं कर सकते थे। यू कैन डू इट ईजिली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो ट्रेन हैं, उनकी लेंथ है 200 मीटर
आर मूव ऑन पैरेलल ट्रैक, ठीक है। दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ है 200 मीटर, वो आपकी पैरेलल ट्रैक पे मूव करती हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दीज ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकंड एंड ट्रेन ओवरटेक इन 20 सेकंड। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ईच ट्रेन बतानी है, ठीक है। दो ट्रेन हैं आपकी, उनकी लेंथ 200 मीटर गिवन है और वो पैरेलल ट्रैक पे मूव करती हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से पैरेलल ट्रैक पे एक साथ चल रही हैं। कहता है कि अगर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 8 सेकंड में, क्रॉस करने का मतलब क्या है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है। एंड ट्रेन ओवरटेक इन 20 सेकंड, मतलब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 8 सेकंड में, और जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही होंगी तो जो कम स्पीड से चल रही होगी वो ओवरटेक करती है ना, ज़्यादा स्पीड वाली 20 सेकंड के अंदर। तो बताओ ईच ट्रेन की वेलोसिटी क्या है। तो बच्चों आपको क्रॉसिंग और ओवरटेक दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो समझो ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या अप्रोच होता है। यहाँ पर अगर आप डायग्राम बना के देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो जब हम क्रॉसिंग की बात करते हैं तो ये हमारी मान लो ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी, ठीक है, एक आ रही है तो एक जा रही है, तभी तो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो बच्चों जो आपकी ट्रेन बी है 200 मीटर लेंथ वाली, वो आपकी ईस्ट में जा रही है, जबकि ट्रेन ए आपकी वेस्ट में जा रही है, ठीक है। तो बच्चों आपका यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका 400 मीटर होगा, अगर आप गौर से देखें तो। क्यों? क्योंकि 200 मीटर तो ये लेंथ हो ही गई, और अगर आप एक और चीज़ देखें तो आपका 200 मीटर इसकी भी लेंथ है, ठीक है। तो आपका टोटल यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखो 200 मीटर तो आपको कवर करना ही है, लेकिन जब आप यहाँ पर आपकी ट्रेन आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका केवल फ्रंट फेस ही आ पाएगा, लेकिन हमें तो पूरी ट्रेन क्रॉस करवानी है। तो जब ये पूरी ट्रेन क्रॉस करेगी, यानी कि यहाँ तक आपका लास्ट पार्ट आएगा, तब तक आपका 200 ये हो गया, 200 ये हो गया, तो टोटल जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 400 है। अगर आप में ये क्लैरिटी है कि ये 400 होगा, 200 नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉसिंग में लेंथ आपकी जो ये वाली गाड़ी है इसकी तो कवर करनी ही है, लेकिन जब आपकी ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं अभी वो क्रॉस नहीं करी है। क्रॉस करने के लिए उसे पूरा आगे तक जाना पड़ेगा। तो जब वो क्रॉस करेगी तो उसका अंतिम हिस्सा जो एंड है ट्रेन का, जब तक वो पूरा क्रॉस नहीं कर जाता तो उसको क्रॉसिंग नहीं माना जाएगा। तो क्योंकि ट्रेन की लेंथ भी 200 मीटर है, तो 200 मीटर अगर लेंथ है तो इसका मतलब है कि 200 मीटर तो यहाँ हो गया और 200 मीटर आगे तक क्रॉस कर रही है, तो टोटल 400 मीटर हो गया। तो बी रिलेटिव एस रिलेटिव अपॉन टाइम, तो क्योंकि क्रॉसिंग है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी ए प्लस बी बी 400 अपॉन 8, तो बी ए प्लस बी बी 50 के बराबर आ गया। अब बात करते हैं बच्चों ओवरटेक की। तो ये ट्रेन बी थी, मान लो आपकी चल रही थी 200 मीटर की आपकी ट्रेन की लेंथ है, और ये वाली ट्रेन जो ए है वो इसको ओवरटेक करती है। तो बच्चों जब ये ओवरटेक करेगी, अब की बार सेम डायरेक्शन में है, तो कॉन्सेप्ट वही है, रिलेटिव सेपरेशन 400 है। तो बी रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम है, आपका ये टाइम गिवन है 20 सेकेंड, तो यहाँ से बी रिलेटिव 20 आ गया। तो बी रिलेटिव क्या होगा, वी ए माइनस बी बी होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये वाली और ये वाली, तो आपको बी ए और बी बी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने हैं, रिलेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक ट्रेन है जो ईस्ट डायरेक्शन में चलती है विद वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मंकी रन ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बंदर है जो ट्रेन की रूफ पर अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है विद वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी एंड डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एक लैंग्वेज का फर्क है। क्या फर्क है? देखो जो आपकी ट्रेन है वो तो सही है कि ईस्ट में चल रही है और उसकी वेलोसिटी भी ठीक है 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको जो ये वेलोसिटी 18 दी गई है, ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपको मंकी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में दी गई है विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि ये मंकी की वेलोसिटी नहीं है, ये मंकी की ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। जैसे पिछला क्वेश्चन जो मैंने एक करवाया था वहाँ पर आपका 10 जो थी वो ट्रेन की थी और 5 आपकी चिड़िया की थी, लेकिन वो प्रॉपर चिड़िया की थी, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आपकी जो मंकी की है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे? देखो आपको ट्रेन की दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर ईस्ट और
जब भी आपको विद रेस्पेक्ट टू दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखते हैं, VMT की तरह लिखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो बच्चों ये 18 दी गई है। तो देखो VMT का मतलब क्या है, VMT का मतलब होता है VM माइनस VT, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों VMT जब भी हम लिख रहे हैं तो ये VM माइनस VT के बराबर है, या VA भी लिखोगे मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो वो भी क्या होगा, VA माइनस VB। तो बच्चों VM क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो VM क्या होगा, VT उधर चला जाएगा तो VMT प्लस VT के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है, 18 वेस्ट में है, मतलब माइनस 18 आई कैप है, और ट्रेन क्या है 54 ईस्ट यानी कि 54 आई कैप, तो जोड़ोगे तो ये 36 आई कैप किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो बच्चों आपको क्या बताया, आंसर क्या मिला आपको, वेलोसिटी ऑफ मंकी आ गया 36 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। तो आपने देखा कि रिलेटिव के क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। अगर आपको विद रेस्पेक्ट का क्वेश्चन मिलता है तो मतलब जिसके रिगार्ड में, जिसके रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू दी गई है वो आपको पीछे लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, ठीक है, अलग अलग किताबों में SC वर्मा, DC पांडे और एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो देखो क्या है कि यहाँ पर रिलेटिव हम दोनों डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब अभी तक हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली चला रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल पर भी चल रहा है और साइमल्टेनियसली वर्टिकल वेलोसिटी भी आ रही है। तो बच्चों मान लो आपने दो पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे, और उनकी इनिशियल स्पीड UA और UB थी, और उनका जो रिलेटिव सेपरेशन था वो x था, मान लिया, ठीक है। तो देखो दोनों डायरेक्शन में हम यहाँ पर इनका कंपोनेंट करेंगे, हम यहाँ पर इनका सेग्रीगेशन करते हैं। देखो अगर हम बात करें बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में UA का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल वाला है, जो कौन सा होगा, UA cos थीटा A होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल वाला है यानी कि UB cos थीटा B होगा। तो ये दोनों इस तरीके से आ रहे हैं, दोनों पास पास हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों आपके जुड़ जाएंगे, x अपॉन टी हो जाएगा, x मतलब क्या, रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा UA cos थीटा A प्लस UB cos थीटा B इक्वल टू x अपॉन टी। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया। अगर वर्टिकल में देखना है तो वर्टिकल में बच्चों एक इधर ऐसे है और ये ऐसे है, तो बच्चों इधर आपका कोई एंगल नहीं है तो आप कह सकते हो UA sin थीटा A, और इधर UB sin थीटा B, तो ये दोनों वर्टिकल में हैं। तो आप अगर देखें तो वर्टिकल की जो स्पीड है वो दोनों इक्वल हो गई, मतलब UA sin थीटा A इज इक्वल टू UB sin थीटा B, ठीक है। तो बच्चों आपके ये इक्वल होने का कॉन्सेप्ट ये है कि सेम हाइट पर जाएंगी, तो सेम बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेम हाइट के होते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर सेम हाइट पर, आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में सेम हाइट पर कब जा सकती हैं, सेम हाइट पर तब जा सकती हैं जब उनकी वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल रही होगी, क्योंकि हाइट ओनली डिपेंड करती है कि जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि दोनों पार्टिकल आपके सेम हाइट पर जाएंगे तो इसीलिए दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी हमने बराबर कर दी, और जो हॉरिजॉन्टल था वो तो फिर सिंपली हमने निकाल ही लिया अपना नॉर्मल तरीके से, जो अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपने दो पार्टिकल को थ्रो किया, एक पार्टिकल था 30 डिग्री एंगल पे और दूसरा पार्टिकल था 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो बच्चों अगर पार्टिकल A एंड B आर क्रॉस ईच अदर देन फाइंड UA अपॉन UB। तो आपको बताना है कि अगर पार्टिकल आपके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस कब करते हैं बच्चों, क्रॉस करने का मतलब है दोनों सेम हाइट से जा रहे होंगे, ठीक है, तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा। तो आपको UA अपॉन UB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है करना, कुछ भी इसमें है नहीं। क्रॉसिंग का मतलब है बच्चों सेम हाइट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके दोनों इक्वल कर दो। तो वर्टिकल डायरेक्शन का पता है, थीटा वाला साइन थीटा वाला था, इधर UA साइन थीटा, और अगर इधर देखें तो सारी के सारी वेलोसिटी केवल वर्टिकल में है, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में तो कोई कंपोनेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों आपका UA sin 30 UB के बराबर आ जाएगा, तो UA अपॉन UB 2/1 के बराबर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्रॉसिंग के क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पार्टिकल है जो 60 की स्पीड से एंगल थीटा पे भेजा, दूसरा पार्टिकल है 20√3 की स्पीड से एंगल 60 पे भेजा। तो बोला है दो पार्टिकल A एंड B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आपने एक साथ भेजा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है।
आफ्टर 0.5 सेकेंड बोथ पार्टिकल मीट टुगेदर। 0.5 सेकेंड के बाद में दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिलते हैं मतलब दोनों की हाइट सेम रही होगी तभी तो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर उड़ रहा है, वो भी प्रोजेक्टाइल कर रहा है और दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं। फिर लिखा है देन फाइंड थीटा एंड हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो आपको बताना है कि थीटा क्या है और दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, बहुत आसान है। इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट पता कर लो और दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़ दोगे इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल सेपरेशन अपॉन टाइम कर दो, तो बहुत आसानी से कर लोगे। देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं। मीट तब कर सकते हैं जब वो सेम हाइट पर जा रहे होंगे और सेम हाइट पर जाने का मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहे होंगे। तो यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू यू बी साइन 60, ठीक है। अब देखो यू ए की वैल्यू 60 दी है, साइन थीटा हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें यू बी की वैल्यू भी गिवन है और साइन की इधर भी थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। तो आपने √3/2 कर दिया, काटाकूटी करोगे तो साइन थीटा ए की वैल्यू 1/2 मिलेगी यानी कि थीटा ए 30 डिग्री मिल गया। तो ये जो थीटा है बच्चों, अगर आपको थीटा पता चल गया तो बाकी चीज़ तो हम निकाल ही लोगे, ठीक है। देखो आपको पता है कि वर्टिकल में क्या करते हैं, वर्टिकल में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल में। तो जब वो पास आ रहे हैं मतलब उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाएगी इज इक्वल टू रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम अपॉन टाइम। तो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ा, ऊपर रिलेटिव सेपरेशन अपॉन टाइम कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपको थीटा पता चल गया है, ठीक है। आपने देखो थीटा अभी निकाला हमने 30 डिग्री आया, तो क्योंकि हमें थीटा पता चल गया 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल में ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 60 cos 30 और ये वाला कितना होगा 20√3 cos 60। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, रिलेटिव सेपरेशन है ना इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो 60 cos 30 एंड 20√3 cos 60। अब हमें निकालना क्या है, हमें रिलेटिव सेपरेशन निकालना है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में टाइम गिवन है 0.5 सेकेंड। तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 20√3 मीटर आ जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। एक कार मूव इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एक कार है जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्राइवर ऑफ कार सी अ ट्रक एंड ही ऑब्जर्व दैट ट्रक मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन। ध्यान रखना कि कार के अंदर बैठ के ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया है, मतलब जो कार की स्पीड होगी वही तो ड्राइवर की स्पीड भी रही होगी, क्योंकि कार के अंदर अगर ड्राइवर बैठा है तो जो कार स्पीड से जा रही है तो ड्राइवर भी उतनी स्पीड से जा रहा होगा। तो ड्राइवर अपनी आंखों से ऑब्जर्व करता है ट्रक को। मतलब क्या हुआ कि जब वो ऑब्जर्व करेगा तो रेफरेंस पॉइंट वो ड्राइवर है या मान लो मैं चला रहा हूँ गाड़ी तो मैं हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि जब मैं किसी ट्रक को देखूंगा तो मेरे को जो स्पीड दिखाई देगी वो रिलेटिव स्पीड दिखाई देगी टू मी, ठीक है। तो अगर मैं ट्रक की स्पीड देख भी रहा हूं तो मुझे ट्रक की अपने कार के रिस्पेक्ट में रिलेटिव दिखाई देगी, ठीक है। विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखा है ट्रक मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया है ना। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, तो आपको बताना है एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। जब मैं कार में चल रहा हूँ और मेरी कार भी एक रफ्तार से चल रही है 40 से, जब मेरी कार चल रही है और मैं सामने ट्रक को देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई वो जो ट्रक है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार है, मतलब मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, मैं अपने रेफरेंस में उसको देख रहा हूँ। अगर मैं रुका होता, मैं ग्राउंड पे खड़ा होता तो मेरे को एक्चुअल स्पीड दिखती, लेकिन बच्चों मैं भी चल रहा हूँ, ट्रक भी चल रहा है, तो मेरे को एक्चुअल नहीं दिखाई देगी, मेरे को अपने रिलेटिव में स्पीड दिखाई देगी, ठीक है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है जो कार है उसकी स्पीड 40 है ईस्ट में, तो हमने 40 आई कैप कर दिया। अच्छा, फिर बोला गया कि जो ड्राइवर है कार का वो ऑब्जर्व करता है ट्रक को, तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि जो भी स्पीड आएगी वो विद रेस्पेक्ट टू कार आने वाली है। तो हमें VTC की वैल्यू 30 जे कैप दे रखी है। VTC मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रेस्पेक्ट टू कार। तो बच्चों VTC को खोलेंगे तो VT माइनस VC के बराबर है, तो एक्चुअल वेलोसिटी VT के बराबर आएगी और ये क्या होगा, ये VC को उधर ले जाओ तो VTC प्लस VC हो जाएगा। तो VTC क्या है बच्चों 30 जे कैप है और VC क्या है 40 आई कैप है जो गिवन है।
तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आंसर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 50 मीटर पर सेकेंड आपका मैग्नीट्यूड आएगा ट्रक की एक्चुअल स्पीड का। ठीक है, तो आई होप। अब देखो डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो देखो ये हमारा ट्रक 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप है, मतलब जे कैप नॉर्थ में 30 है, ईस्ट में 40 है, तो टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा 30/40 आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है, तो 3/4 आ गया, यानी कि 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट से, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो एक मैन है, वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ही फील दैट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद विंड वेलोसिटी कम्स 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसे फील होता है, फिर फील या ऑब्जर्व, इसका मतलब उसके रिलेटिव में बात करी जा रही है। ठीक है, फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वो विंड की वेलोसिटी को फील करता है 20√2 मीटर पर सेकेंड, है ना, और आपके मैन की भी वेलोसिटी दे रखी है। तो बच्चों ये असल में क्या है, ये विंड की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में हो गई है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब देखो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आ रही है उसकी तरफ। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो वेक्टर है उसको प्लेन पैरेलल में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपका जो वेक्टर था वो ऊपर की तरफ था, तो उसको आपने सेम प्लेन में पैरेलली शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वेक्टर की खास बात क्या होती है, वेक्टर को आप पैरेलल प्लेन में शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये वेक्टर को आपने शिफ्ट किया तो विंड की मैन के रेस्पेक्ट में 20√2 स्पीड है, तो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है। तो अब यहाँ पर बच्चों आप इसको बाइफरकेट कर लो, है ना। देखो ये विंड की मैन के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि मैन ऑब्जर्व करता है, तो मैन ऑब्जर्व तो अपने रिलेटिव करेगा ना बच्चों। अगर मैन रेस्ट पर होता तो वो एक्चुअल ऑब्जर्व करता, लेकिन मैन खुद रनिंग है, तो इसका मतलब क्या कि मैन अपने रिगार्डिंग में ऑब्जर्व करेगा। तो बच्चों मैन की आपको 20 आई कैप दे रखा है, और VWM आपका 20√2 हो गया cos 45 डिग्री माइनस आई कैप, क्योंकि जब मैं इसको बाइफरकेट करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा। इधर अगर एंगल ये 45 डिग्री मैंने लिया है तो ये 20√2 sin 45, और इधर ऊपर 20√2 cos 45। तो बच्चों वो माइनस आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में है, तो 20√2 cos 45 डिग्री माइनस आई कैप, 20√2 sin 45 डिग्री माइनस जे कैप। तो आपका VWM आएगा VW माइनस BM, तो VW की वैल्यू क्या आएगी, VWM प्लस BM के बराबर आएगी। अगर आप देखें बच्चों VW क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है, वो -20 आई कैप -20 जे कैप हो गई। ठीक है, यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, और आपकी जो VM है वो 20 आई कैप गिवन है। ठीक है, तो आपने VWM की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके रख दी, और VM की वैल्यू गिवन है, तो ये माइनस का 20 जे कैप आंसर आ गया। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो 20 है, और माइनस जे मतलब साउथ की तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रेन मैन प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो रेन मैन प्रॉब्लम जो होती हैं बेसिकली उनको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो रेनफॉल वर्टिकल डाउनवर्ड, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, रेन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड गिरती है। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें ये क्लियर होगा कि रेन हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड गिरेगी, मतलब रेन आपकी हमेशा इस तरीके से ही नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि जो आदमी चल रहा है वो छाता को कितने एंगल पर घुमाए जिससे उसे बारिश फील ना हो। तो बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का, क्योंकि जो इंसान चल रहा है वो फील कर रहा है, फील या ऑब्जर्व करना होता है रिलेटिव मोशन का काम। तो बच्चों ये मैन चल रहा है, ऊपर से बारिश आ रही है, तो ये अपने छाता को कितने एंगल पे घुमाए। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस करने का सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर के हिसाब से कर लो। ठीक है, देखो जो VRM होगा, मतलब जो मैन फील करेगा, रेन की जो वेलोसिटी होगी मैन के रेस्पेक्ट में, मतलब ऊपर से बारिश आ रही है लेकिन मैं चल रहा हूँ किसी रफ्तार से, तो बारिश की जो स्पीड होगी या जो डायरेक्शन होगी वो मेरे रेस्पेक्ट में निकल के आएगी। तो VRM जो होती है वो VR माइनस VM के बराबर होगी।
इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि जो वी आर एम है वो वी आर माइनस वी एम के बराबर है। तो वी आर कितना होगा, ये जो वी आर है बच्चों ये हो जाएगा वी आर एम प्लस वी एम के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जो रेन की वेलोसिटी है दैट इज वी आर एम प्लस वी एम के बराबर हो जाएगी। तो टू अवॉइड रेन बाई मूविंग मैन डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला थीटा फ्रॉम वर्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये क्या है, रेन को अवॉइड करने के लिए जो आदमी है वो अपने अम्ब्रेला को सीधा करने की जगह से थोड़ा सा घुमा लेगा किसी थीटा एंगल पे, और ये जो थीटा एंगल है वो ये वाला थीटा के बराबर होगा। तो ये आपको अगर इतना बेसिक पता है देन वी विल एबल टू डू क्वेश्चन ईजिली। तो हमने यहाँ पर बहुत बेसिक सी बात सीखी। तो अगर हमें रेन की वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वी आर एम प्लस वी एम कर देंगे, ठीक है, और डायरेक्शन निकालनी है तो टेन थीटा से निकाल लेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखो, अ मैन एट रेस्ट, एक आदमी है रेस्ट पर है। अगर कोई आदमी रेस्ट पर होता है तो फिर उसे रिलेटिव स्पीड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई रेस्ट पर है तो उसे एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है। ऑब्जर्व्ड अ रेनफॉल वर्टिकली व्हेन ही मूव विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या लिखा है, एक आदमी रेस्ट पर है, वो आपकी एक रेनफॉल को ऑब्जर्व करता है वर्टिकली, ठीक है, ऊपर से आ रही है। When he move with velocity 3, अब जब वो मूव करने लगता है, पहले तो रेस्ट पर था, अब जब वो मूव करने लगता है और कितनी स्पीड से, 3 की स्पीड से, then he had umbrella at an angle of 37 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल। तो उसका जो अम्ब्रेला है वो ऐसे सीधा की जगह ऐसे थोड़ा सा 37 डिग्री टिल्ट है वर्टिकल से, टू अवॉइड द रेन। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो क्वेश्चन समझ आया, पहले आदमी रेस्ट पर था तो आपकी बारिश आ रही थी। अब क्या हुआ, जब बारिश आ रही थी तो वो रेस्ट पर था, लेकिन अब वो चलने लगा और 3 की स्पीड से चलने लगा, 3 है ना, हाँ 3 की स्पीड से चलने लगा। अब जब वो चलने लगा तो जब वो चला तो चलने की वजह से उसको जो बारिश फील हुई वो 37 डिग्री थोड़ा वर्टिकल से फील हुई। तो अब यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन और वी आर एम बताना है। तो बच्चों आप देखें तो मैन एट रेस्ट सो एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि आदमी रेस्ट पर है तो शुरू में एक्चुअल वेलोसिटी है, लेकिन जब वो चलने लगेगा तो फिर रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखो हमारा डायग्राम बहुत सिंपल है, आपकी वी आर तो ऊपर से हो गई, रेन ऊपर से आ रही है, आपका मैन चल रहा है और 37 डिग्री वर्टिकल से एंगल है, मतलब ये वाला एंगल 37 डिग्री है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये रिजल्टेंट वी आर एम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखें तो 1037 डिग्री अगर आप देखें तो ये वी एम अपॉन वी आर हो जाएगा, क्योंकि जो 10 थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, पास वाली साइड बेस होती है। तो आपका वी एम अपॉन वी आर हो गया। अब 1037 होता है बच्चों 3/r, और वी एम अपॉन वी आर भी 3/r हो जाएगा, क्योंकि जो वी एम दे रखा है वो 3 दे रखा है। तो आपका ये वी आर यहाँ से निकल गया 4, यानी कि हमें वी एम पता चल गया 3 और वी आर पता चल गया 4। तो क्या हम वी आर एम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी आर एम क्या होगा? वी आर माइनस वी एम होगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो वी आर एम ऐसे निकाल लो, चाहे वी आर एम अपना वी आर माइनस वी एम से निकाल लो, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, वी आर एम जब आप निकालोगे वी आर माइनस वी एम, तो वो आपका आप ये समझो कि वो जो रिलेटिव आप निकाल रहे हो वो वेक्टर फॉर्म में होगा। आप ऐसे नहीं कि 4 में से 3 घटा के 1 आ जाएगा, नहीं, वो 4j कैप और 3i कैप के हिसाब से निकलेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाना पड़ेगा। या फिर एक और तरीका है, एंगल से निकाल सकते हो। वी आर एम हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल का, तो मतलब अगर आप साइन थीटा यूज करते हो तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, कॉस थीटा यूज करते हो तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और हमें सारी वैल्यू पता है। तो अगर हम साइन 37 यूज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो हमें वी आर एम की वैल्यू निकालनी है, वी एम की वैल्यू गिवन है, साइन 37 3/5 होता है, तो वी आर एम हमारा 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन हमारा 5 किलोमीटर पर आवर आ चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पर रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। रिवर बोट या रिवर मैन, तो बच्चों रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम में 2 अप्रोच होती हैं क्वेश्चंस को करने की। एक अप्रोच होती है जो है व्हेन मैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये तो खैर अलग चीज़ है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम एक पहले बेसिक समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में हम 2 अप्रोच पे आएंगे, कौन कौन सी 2 अप्रोच हैं, ठीक है, नदी को क्रॉस करने के लिए अभी बताऊंगा। तो पहले बेसिक समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखो
यहाँ पर हमारा जो Vm है वो वेलोसिटी ऑफ मैन है इन स्टिल वाटर। अगर हम Vm की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो एक्चुअल वेलोसिटी मैन की या तो आप रुक के देख सकते हो, या फिर वो अगर स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी में कोई चल रहा है तो वो एक्चुअल वेलोसिटी है। लेकिन मान लो रिवर भी बह रही है और मैन भी चल रहा है, तो जो आपको दिखेगा वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैन की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, है ना। तो अब देखो, व्हेन मैन मूव इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगी। तो पहला केस हो सकता है व्हेन मैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या होता है बच्चों कि जब जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है, अगर उसी डायरेक्शन में मैन भी बह जाता है, उसी डायरेक्शन में मैन भी चल रहा है, तो फिर उस केस में उसको कंडीशन को डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, डाउन द लाइन, जिधर रिवर चल रही है उधर ही आप चल रहे हो। तो बच्चों ये Vr है जो रिवर की वेलोसिटी है, ये Vm है जो मैन की वेलोसिटी है। तो जो Vmr होता है वो क्या होता है असल में, वो Vmg माइनस Vr होता है। ठीक है, Vmr मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो तो मतलब आप रेस्ट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। ठीक है, मतलब एक्चुअल बात कर रहे हो। तो क्योंकि ग्राउंड की तो जीरो होती है वेलोसिटी, तो असल में ये वेलोसिटी ऑफ मैन ही तो हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, और वेलोसिटी अगर आप इसकी बात करो वेलोसिटी ऑफ मैन की, तो Vr को अगर उधर भेज दो तो ये Vmr प्लस Vr के बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो Vmr प्लस Vr के बराबर है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस Vr। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये Vm प्लस Vr के बराबर होती है, यानी कि Vm जब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो नेट वेलोसिटी दोनों का सम हो जाती है। अब अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम कहते हैं जब रिवर और मैन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो अप स्ट्रीम में बच्चों दोनों माइनस हो जाती हैं, तो बड़े में से छोटा घटा दो। ठीक है, एज रिवर इज अपोजिट टू मैन, तो जो नेट वेलोसिटी होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, वो आपकी मैन की रिवर का माइनस करके ही आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, ए बोट मूव अलॉन्ग द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, बिटवीन दी फिक्स पॉइंट ए एंड बी। एक बोट है जो आपका फिक्स पॉइंट ए और बी के बीच में फ्लो करती है, मतलब बहती है। ठीक है, ही टेक्स T1 टाइम व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो T1 टाइम लगता है जब डाउन स्ट्रीम जा रही है बोट, और T2 टाइम लगता है जब बोट अप स्ट्रीम जा रही है। इफ रिवर डज नॉट फ्लो देन फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर इक्वल डिस्टेंस ए बी। देखो, एक रिवर है, ए और बी दो पॉइंट हैं रिवर के। एक बार बोट रिवर की डायरेक्शन में बहती है और लौट के रिवर अपोजिट डायरेक्शन में बहती, मतलब बोट अपोजिट डायरेक्शन में बहती है रिवर के। अब रिवर आपकी क्या है, रिवर डज नॉट फ्लो, रिवर नहीं बह रही है, बोट जा रही है और वापस आ रही है। तो आपको पूछा है कि बताओ बोट को कब टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में। तो बच्चों जो टाइम लगता है वो होता है 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। मतलब आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको एक एवरेज वेलोसिटी का कुछ बताया था कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर इक्वल डिस्टेंस होती है तो फिर ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती थी वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती थी। तो बच्चों यहाँ पर टाइम के लिए भी वही ज्योमेट्रिकल मीनिंग या मतलब हार्मोनिक मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो आपका 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 है आपका डाउन स्ट्रीम और T2 है अप स्ट्रीम का टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हो। अब आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी जाए तो आप निकाल लोगे। रिवर में ही बच्चों अगला कॉन्सेप्ट होता है क्रॉसिंग ऑफ रिवर का। पहले मैंने अप स्ट्रीम बताया, फिर डाउन स्ट्रीम बताया, है ना। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताने के बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग ऑफ रिवर का। तो हमें रिवर को क्रॉस करना है, मतलब मान लो ये आपका रिवर का एक साइड है, ये रिवर की दूसरी साइड है, मतलब साइड ए से साइड बी पर जाना है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, पार करना है किनारे को। तो बच्चों रिवर को पार अगर हमें करना है तो हमें बेसिकली क्रॉसिंग ऑफ रिवर में दो चीज़ें यूज करनी होती हैं। केस 1 शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच एंड मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच, ये हमारा केस 1 हो गया। ठीक है, देखो बच्चों रिवर को क्रॉस करने के दो अप्रोच हमारे सिलेबस में होते हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला होता है शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच, यानी कि आपको कम से कम पाथ में, मतलब आपका जो टारगेट है वो ये है कि कम से कम दूरी तय करनी पड़े और मैं रिवर को पास कर दूँ। तो ऐसा करने के लिए कम से कम दूरी सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है,
बाकी जितनी भी दूरी है, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो इस स्ट्रेट लाइन के अलावा बड़ी ही होंगी। शॉर्टेस्ट दूरी आपकी ए और बी के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस ही हो सकती है। तो बच्चों अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच या मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच। दूसरा होता है मिनिमम टाइम टेकन, ठीक है। तो दो अप्रोच हैं, एक है कि बंदे को सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी है, और दूसरा है कि अगर रिवर पार करनी है, मेरे को डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, मैं कम से कम टाइम में पहुंचूं। तो दोनों अप्रोच में अंतर है। तो पहले हम सीखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच, मतलब हमें कम से कम दूरी तय करनी पड़े और रिवर पार हो जाए। तो बच्चों ए से लेकर बी पर हमें जाना है, ठीक है। तो आपका अगर आप यहाँ कॉन्सेप्ट देखें, मैंने क्या माना है कि रिवर आपकी इस तरीके से आगे की तरफ बह रही है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ईस्ट की तरफ बह रही है। तो रिवर आपकी आगे की तरफ बह रही है, तो जो बी आर है वो आगे की तरफ है। देखो क्योंकि रिवर आगे की तरफ बह रही है, तो जब जो मैन है अगर वो मैं ए से बी तक डायरेक्टली चलाऊंगा तो रिवर इसको आगे की तरफ खींच के ले जाएगी, तो ये बी पर पहुंचने की जगह कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें तो भैया ए बी पर ही पहुंचानी है, तो हमें एक ऐसे एंगल पे मैन को चलाना पड़ेगा पीछे की तरफ कि रिवर उसको यहाँ तक आते आते अपने आप यहाँ बी पॉइंट पर खींच लाए, ठीक है। तो हम इसलिए बी मैन को एक थीटा एंगल पे चलाते हैं, जिससे रिवर अपनी तरफ उसको बाद में खींच लाए और पॉइंट बी पर वो लैंड करे आके, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ, देखो अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला पूछेगा डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या होगी, आदमी किस डायरेक्शन में तैरे जिससे वो पॉइंट बी पर पहुंच जाए। तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या होगी, ये थीटा होगी, ठीक है। वर्टिकल से थीटा है और हॉरिजॉन्टल से अगर आप देखें तो मैंने ओवरऑल एंगल अल्फा ले लिया है 90 प्लस थीटा। देखो डायरेक्शन ऑफ स्विम कैसे निकाल सकते हो, ये एक ट्राइंगल की तरह हो गया, ये अगर साइन थीटा होगा तो वी आर अपॉन वी एम हमारा वैल्यू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चों ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस हो गया, तो आपका साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वी आर अपॉन वी एम। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम। तो इस तरीके से हमें एक वैल्यू पता चली। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ये क्या है, ये एंगल ऑफ स्विम है, मैन का एंगल ऑफ स्विम, लेकिन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अगर आप गौर से देखें बच्चों, ये जो एंगल आया है वो आपका डायरेक्शन ऑफ स्विम फ्रॉम वर्टिकल आया है, थीटा एंगल आया है। लेकिन अगर आप रिवर फ्लो से देखें, हॉरिजॉन्टल से देखें, तो ये 90 प्लस थीटा है, यानी कि अल्फा के बराबर आप कह सकते हो। तो बच्चों ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगला है फ्रॉम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो मतलब हम यहां से देख रहे हैं एंगल, तो वो थीटा के बराबर है, ठीक है। चलो अब है अगला क्वेश्चन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। आखिर इस रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। देखो बच्चों ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा था वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, हमें जाना इस तरफ था, हमने मैन को इस तरफ स्विम किया जिससे रिवर उसको इधर खींच लाए, और रिवर का आपका इस तरफ डायरेक्शन हमने ली थी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, अगर आप ऐसा ट्राइंगल देखें तो आपको समझ आएगा कि ये हमारा बेस है, सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो बेस होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर कर दिया, तो आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई। तो बच्चों अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन वी एम कॉस थीटा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों। देखो बच्चों आपको टाइम कैलकुलेट करने का एक गोल्डन रूल हाथ से याद रखना है। अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम निकाल रहे हो उस डिस्टेंस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो आपको लेनी होती है। तो बच्चों अगर आप देखें तो आपको ए से बी जाना है, आपको अगर कोई वेलोसिटी लेनी है तो वो कौन सी लेनी होगी, जो ए से बी के तरफ है, ए बी के अलोंग है। तो बच्चों टाइम निकालने के फॉर्मूले में आपको हमेशा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो असल में जिस डायरेक्शन पे आपको टाइम निकालना है, जिस साइड में आपको टाइम निकालना है उसके अलोंग वाली जो वेलोसिटी होती है। तो बच्चों देखो ये दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो वी एम का कंपोनेंट कर दो तो वी एम कॉस थीटा, या फिर हाइपोटेनस की तरह देखो तो अंडर रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो टाइम होगा वो डी, तो आपको डिस्टेंस कवर करनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की, तो वी एम कॉस थीटा एक तरीका हो गया, या फिर आप इसको रख दो जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, दोनों एक ही बात है। तो आपने देखा तीनों क्वेश्चन करना कितना आसान है रिवर फ्लो में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा केस 2 है, मैंने आपको बताया था ना 2 अप्रोच होती हैं, तो ये अप्रोच है मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर अप्रोच, है ना।
पहले हम देख रहे थे मिनिमम डिस्टेंस हमें कवर करनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस हमने कवर करने के लिए अप्रोच देखी। अब हम देख रहे हैं कि हमें कम से कम टाइम में पहुंचना है, तो कम से कम टाइम में कैसे पहुंचेंगे। रिवर हमारी ईस्ट में ही बह रही है, तो बच्चों अगर हम ए से बी की तरफ चलते हैं तो रिवर अपने आप ही हमें कम से कम टाइम में पहुंचा देगी। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जब ये आदमी चलेगा ऊपर की तरफ तो रिवर आपकी ईस्ट की तरफ बह रही है, उसे धक्का लगा के वो पॉइंट सी पर अपने आप पहुंचा देगी, है ना। तो उसकी स्पीड अप हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि रिवर उसे धक्का लगा देगी। तो बच्चों वो पॉइंट बी की जगह पॉइंट सी पर पहुंचेगा, क्योंकि अभी की बार हमें पॉइंट बी पर नहीं पहुंचना, हमें बस रिवर को पार करना है। हमें पॉइंट से मतलब नहीं है अब की बार, क्योंकि अब की बार हमें डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, हमें यह है कि कम से कम टाइम में पहुंचना है, ठीक है। तो हमारा आपका पॉइंट सी पर वो पहुंच जाएगा बी की जगह, क्योंकि हम यहाँ पॉइंट को मैटर ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखो टाइम कितना लगेगा, टाइम आपने देखा था d/Vm cos थीटा लग रहा था, ठीक है। तो ये मिनिमम टाइम, अगर आपको मिनिमम टाइम करना है तो मिनिमम टाइम करने के लिए इस वाली वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आपकी मिनिमम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर को जब आप मैक्सिमम करते हो तब आंसर मिनिमम होता है। तो बच्चों आपका cos थीटा को आपको मैक्सिमम करने के लिए 1 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि cos थीटा जब आपका 1 हो जाएगा तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा अगर cos थीटा आपका 1 होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तभी ऐसा हो सकता है कि cos थीटा 1 हो, ठीक है। तो मतलब थीटा आपको 0 करना पड़ेगा। अब याद करो थीटा क्या था, थीटा जो था वो वर्टिकल से एंगल था, मतलब जो ए बी डायरेक्शन थी वहाँ से हमने थीटा लिया था। तो मतलब इससे अब की बार एंगल 0 लेना है, मतलब इसी पे चलाना है, अब की बार इसी के ऊपर चलना है। तो आपको यहाँ से समझ आया कि मिनिमम टाइम के लिए हमें जो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी वो असल में ए बी लाइन के ऊपर ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, क्योंकि रिवर तो आपकी ऐसे फ्लो हो रही है हॉरिजॉन्टल में, तो ये 90 डिग्री हो गया रिवर फ्लो के, है ना। तो बच्चों फिर से वही सारे क्वेश्चंस जो आपको जो अभी हमने पहले डिस्कस करे थे वो इसमें भी वैलिड हैं। डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या होगी, पहले कितनी थी, थीटा फ्रॉम वर्टिकल थी और हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस 90 था, लेकिन अब की बार ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो होता है, ये और आसान है। मतलब डायरेक्शन ऑफ स्विम जो होती है मिनिमम टाइम के केस में हमेशा 90 डिग्री टू रिवर फ्लो होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो होगा, याद रखना। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, क्योंकि बच्चों हमें cos थीटा को क्या करना है, cos थीटा को मैक्सिमम करना था, तभी तो आपका ये आंसर मिनिमम होगा। तो d/Vm cos थीटा की जगह d/Vm हो जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जिस डिस्टेंस को हमें ट्रैवल करना है ना, तो जब टाइम निकालना होता है तो हमें उसी के अलोंग की वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि मैन उसी के अक्रॉस चल रहा है, तो d/Vm कर दिया, या bc/br कर सकते हो। ये bc क्या है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आप अगर गौर से देखें बच्चों तो जो बी से सी को ट्रैवल करवा रहा है वो रिवर की वजह से हो रहा है, तो हमारा जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसकी अलॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि बी से सी मैन तो नहीं गया था, मैन तो बी पर जाना चाहता था, लेकिन रिवर ने धक्का लगाया और सी पॉइंट पर पहुंचा दिया। तो ये जो बी से सी डिस्टेंस कवर हुई है वो रिवर की स्पीड से हुई है, रिवर की वजह से हुई है, तो बी सी अपॉन वी आर भी टाइम का फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तीसरा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बच्चों बी से सी की जो हम वैल्यू कह रहे हैं वही है, तो वो आपका वी आर इंटू टी हो गया, तो वी आर इंटू d/Vm जो हमने यहाँ से देखा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आपको सारे जस्टिफिकेशन यहाँ से मिल रहे होंगे, है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, ठीक है। एक आदमी है जो आपका स्टिल वाटर में तैर सकता है, रुके हुए पानी में, विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी से। ही वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। वो क्या कहता है कि वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर एंड टाइम टेकन बाय मैन इज 15 मिनट्स, तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या होगी। तो समझ आया है, एक मैन है वो स्विम करता है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, और उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो विड्थ ऑफ रिवर आपकी 1 किलोमीटर है, तो बताओ टाइम टेकन बाय द मैन इज 15 मिनट, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या है। क्वेश्चन किसके ऊपर है, शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर।
यानी कि जो पहला वाला केस हमने देखा था उस पर बेस्ड है। तो आप याद करो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, वी आर, तो वो ट्राइंगल वाली चीज़ हमने देखी थी, है ना, या टाइम टेकन से भी आप निकाल सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ स्विम क्या थी, वर्टिकल से थीटा थी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। अगर हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाएं तो वो क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने यहाँ पर इस तरीके से ले ली, वेलोसिटी ऑफ मैन हमने मान लिया कि किसी थीटा एंगल पर रहा होगा जो गिवन है। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो आपको, अच्छा ये डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर भी दी है, ए से लेकर बी तक की दोनों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बच्चों आपकी जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 किलोमीटर है तो आपने ऊपर 1 किलोमीटर ले लिया, टाइम आपको 15 मिनट बोलता है, बोला है ना कि आदमी को 15 मिनट लगते हैं रिवर को क्रॉस करने में, तो मिनट को आवर में बदल लो, 15/60 हो गया। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर की आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अब जो वी आर है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी है। ये कैसे निकाला, याद है ना वो फॉर्मूला या वो कॉन्सेप्ट कि जिधर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, तो ऐसे केस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका ये स्ट्रेट है तो वेलोसिटी भी आपकी यही वाली रेस्पॉन्सिबल होगी, तो ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो वी आर हमारा 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो ये वी आर हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम। तो बच्चों आपका वी आर अपॉन वी एम आप करोगे तो 3/5 कर दो, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो वी आर अपॉन वी एम आपने कर दिया, तो 3/5 कर दिया। तो ये आ गया आपका 37 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू है। और अगर कोई पूछना चाहे कि हॉरिजॉन्टल से या फिर डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो से कितना है, तो 90 + 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फटाफट कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अ मैन कैन स्विम विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन स्टिल वाटर। अच्छा, जब भी स्टिल वाटर की बात करी जाए तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन आपका 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है, स्टिल वाटर मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ही वॉन्ट टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। तो बच्चों ये मिनिमम टाइम अप्रोच का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो रिवर को क्रॉस करना चाहता है मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में, तो मतलब हमें मिनिमम टाइम का अप्रोच लगाना होगा। इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 200 मीटर, जो रिवर की विड्थ है वो 200 मीटर है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड, और रिवर यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या बोलता है, एक आदमी को स्विम करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है, रिवर की विड्थ गिवन है, और आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर भी गिवन है, ठीक है। तो आपको तीनों क्वेश्चन निकालने हैं जो मैंने सिखाए थे, ठीक है। पहला है डायरेक्शन ऑफ स्विम बताओ, अगला है टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर कितना होगा, अगला हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन कितना होगा। पेपर में एक ही आएगा लेकिन मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तीनों करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारा डेटा गिवन है, ठीक है, तो इसको यूज करते हुए देखो बच्चों, अपना पहले डायग्राम बनाना होगा हमें, हमेशा डायग्राम बना के करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमम टाइम में जाना है, तो हमारा डायग्राम पहले से अलग बनेगा। तो बच्चों टाइम के केस में डिस्टेंस मैटर नहीं करती, तो हमने ए से लेकर बी तक के लिए बनाया तो अपने आप ही पार्टिकल सी पर पहुँच जाएगा, क्योंकि रिवर हमारी अगर इस तरीके से फ्लो कर रही है तो उसको अपने आप ही ले जाएगी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी रिवर होती है इस वाले केस में, क्योंकि मैन को सीधे भेजना होता है और रिवर अपने आप ही ले जाती है भाग के, ठीक है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो हो जाएगा, अगर आप डायरेक्शन की देखें तो, क्योंकि देखो रिवर ऐसे बह रही है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्विम आपकी निकल गई। अब अगला क्वेश्चन, टाइम क्या था, d/vm के बराबर था। वैसे टाइम d/vm cos थीटा था, यानी कि टाइम क्या होता है, जो डिस्टेंस आपको कवर करनी है, क्योंकि मैंने ये वाली डिस्टेंस d मान ली, तो अगर ये डिस्टेंस मुझे कवर करनी है तो इसके अक्रॉस की वेलोसिटी लेनी है, तो d/vm करना है, तो आपने d/vm कर दिया। तो ये जो डेप्थ है वो 200 है, 200 मीटर है, और जो vm है वो 5 किलोमीटर है, तो ये आपका 40 सेकेंड आ गया, ठीक है। अगला हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यानी कि बी से सी तक की डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी, वो आपकी v/t होगी, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस आपकी स्पीड इनटू टाइम होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए आपको v/r स्पीड है रिवर की, और टाइम आपका निकाल ही लिया, तो 3 × 40 करोगे तो 120 मीटर आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट निकल जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कितना आसानी से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो
तो बच्चों हमारा काइनेमैटिक्स इन 2D का फुल रिवीजन हो चुका है। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी, बहुत सारी बातें आपको सिखाई, सारे क्वेश्चंस अब आप कर सकते हो, हर चीज़ को कवर कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, चीज़ें करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।